हाय एवरीवन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि किसी भी कंडक्टर के सेंटर पे अगर चार्ज रख दिया जाता है या फिर अगर कंडक्टर को साथ में चार्ज दिया जाता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर पर और उसके सेंटर में भी चार्ज रखा जाता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे कितनी होगी और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अगर कंडक्टर को हम चार्ज दे देते हैं, सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर हम किसी स्फेरिकल कंडक्टर को, जैसे कि स्फेरिकल शेल हो गया, अगर उसको चार्ज देते हैं तो स्फेरिकल शेल के अंदर वाले पॉइंट पर और बाहर वाले पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, तब हम इसी तरीके से क्वेश्चंस को आगे कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको शेल का ही कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग शेल है ना। क्लास 12th के लेवल पे आपने ये पढ़ा होगा कि 12th में पढ़ाया जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी है कि अगर एक कंडक्टिंग शेल है आपके पास और अगर बाहर से अगर हम इसको चार्ज देते हैं प्लस क्यू तो इसके सरफेस पे इस तरीके से रिसाइड्स हो जाता है और यहां पर ये रेडियस इसका है स्फेरिकल शेल का कैपिटल आर। तो आपको 4 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछा जाता है। 4 पॉइंट क्या, कहां पर? नंबर 1 जब x की वैल्यू क्या हो, कैपिटल आर से ज्यादा हो। नंबर 2 जब x की वैल्यू क्या हो, आर के बराबर हो। नंबर 3 जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन आर हो। नंबर 4 जब x की वैल्यू क्या हो, 0 हो। असलियत में x इज ग्रेटर देन आर का क्या मतलब है? x ग्रेटर देन आर का मतलब ये है कि आउटसाइड पॉइंट पे, बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी क्या होगी। समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन r का मतलब बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। मेक श्योर, है ना। ये आप अगर याद रखें कि x की वैल्यू, जो x मैं बार बार लिख रहा हूं, ये जनरल पोजीशन है ना। x जनरल पोजीशन नाम दिया जाता है कि x हमारा क्या है, जनरल पोजीशन है, ठीक है। तो लेकिन इस जनरल पोजीशन को मेजर कहां से करेंगे, तो मेजर हमेशा कहां से करेंगे, सेंटर से करेंगे। अब सोच के देखो, अगर x तुम्हारा रेडियस से बड़ा होगा तो बाहर होगा और रेडियस के बराबर होगा तो सरफेस पर होगा और रेडियस से छोटा होगा तो अंदर होगा और x बराबर 0 हो जाएगा तो सेंटर पे हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कहां पूछ रहा है, बाहर वाले पोजीशन पर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला वाला पॉइंट लेता हूं मैं, हम प्रूव नहीं करने वाला यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है अगर बाहर होगा तो। मैं सीधा आपको रिजल्ट बताने वाला हूं और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, शॉर्ट में तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो बताया ये जाता है, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ अपॉन में सीधा x स्क्वायर। मतलब अगर x आपका बाहर है, ये डिस्टेंस आपका x है, सेंटर से मेजर कर रहे हैं, इस बाहर वाले पॉइंट A वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी कितनी आएगी भाई, KQ अपॉन में x स्क्वायर। तो इसको समझेंगे कैसे, इसे याद कैसे रखेंगे? इसे याद इस तरीके से करना है कि जब कभी भी बाहर वाले पॉइंट पे कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी, है ना, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी बाहर वाले पॉइंट पे कुछ भी पूछा जाए, मतलब कुछ भी का मतलब क्या सर, कुछ भी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ये दो चीज पूछेगा भाई। बाहर वाले पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो आपसे क्या पूछेगा, या तो आपसे पूछ लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, या तो आपसे पूछ लेगा पोटेंशियल बताओ। फोर्स तो पूछेगा, अरे फोर्स तब पूछेगा ना जब यहाँ बाहर वाले पॉइंट पे चार्ज रखा होगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है तो पोटेंशियल निकाला जाता है। तो बाहर वाले पॉइंट पे जब कभी भी कुछ पूछा जाए तो हमेशा टोटल चार्ज को आप सेंटर पे मान सकते हैं और जैसे ही आप टोटल चार्ज को सेंटर में मानेंगे तो सेंटर में मानने पर वो टोटल चार्ज क्या बन जाएगा, एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा। और एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा तो बताओ पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन में x स्क्वायर। मतलब ये प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो रहा है जैसा कि एक पॉइंट चार्ज के कारण होता था। अगर एक पॉइंट चार्ज Q होता है, उसके x डिस्टेंस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, KQ अपॉन x स्क्वायर। तो आज भी तो वही आ रहा है, KQ अपॉन x स्क्वायर। अगर हम टोटल चार्ज को सेंटर में मान के सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो KQ अपॉन में x स्क्वायर आ जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ किस बात के लिए है, जब पॉइंट आपका बाहर हो, ठीक है। अच्छा, सरफेस की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, अगर सरफेस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम बात करें तो सरफेस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब बताओ, अगर ये तुम्हारा x की वैल्यू r के बराबर हो जाए तो ये वाला पॉइंट कहां आ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं B नाम दे देता हूं। मतलब जिस दिन x की वैल्यू r हो जाएगी उस दिन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, x की वैल्यू r रख दो यार, तो कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन में r स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें, x इज लेस देन r, x इज लेस देन r,
x इज लेस देन r का क्या मतलब है, अंदर वाले पॉइंट पर। इस पॉइंट को मैं c नाम दे देता हूं। अगर अंदर वाले पॉइंट पर अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो आप तो जानते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बशर्ते अंदर कोई चार्ज न रखा हो, एक्सटर्नल चार्ज मैंने एक्स्ट्रा चार्ज सेंटर पे न रखा हो, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगी, जीरो, है ना। कंडक्टिंग सरफेस वाले चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होगी, जीरो। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे, अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। और सेंटर, अब बताओ सेंटर भी तो अंदर ही आता है ना यार। जब आप बोल रहे हैं अंदर वाले पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो सेंटर भी तो अंदर ही आता है, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेंटर पर भी भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि अगर किसी कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज सरफेस पर आएगा, और सरफेस पर आने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां छोड़ेगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय X स्क्वायर, और अंदर वाले पॉइंट पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्लियर। अच्छा चलो, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करते हुए आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान सुनिएगा भाई, बात क्या करनी है, बात ये करनी है कि आपके पास क्या है, एक इस तरीके से कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर। कैसा कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर है और इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया गया +Q, और बाहर से चार्ज दे दिया गया +Q अगेन, मतलब बाहर से भी चार्ज दे रहे हैं और सेंटर पर भी चार्ज रखा हुआ है। और आपसे ये पूछ रहा है कि अगर इनर रेडियस इसका क्या है, स्मॉल r। इनर रेडियस क्या बोला मैंने, स्मॉल r। ये आपका क्या है, ऐसे बनाता हूं यहां पर, इनर रेडियस आपका स्मॉल r है, ये स्मॉल r, और ये एक्सटर्नल रेडियस आपका कितना है, 2r है। तो बताना ये है कि इसके इस वाले पॉइंट पर, मतलब कैविटी के अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जहां मटेरियल है कंडक्टर का, और बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगी। अगर कुछ नाम देना चाहते हैं तो नाम दे देते हैं, क्या नाम दे, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, कुछ तो दूं, चलो दे देता हूं। बाहर वाले पॉइंट को A बोल देता हूं, अंदर वाले पॉइंट को B बोल देता हूं, और सबसे अंदर वाले पॉइंट को C बोल देता हूं। क्लियर। ये डिस्टेंस x बराबर r/2, ये डिस्टेंस x बराबर 3r/2 है ना, 1.5r। भाई तभी तो r और 2r के बीच में होगा 1.5r। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस यहां से लेके बाहर तक का डिस्टेंस ये 3r मान लो, तभी ये बाहर होगा। तो वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C, एट पॉइंट B, एट पॉइंट A, और ये तुम्हारा 1.5r है, और ये पॉइंट कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, r/2 मतलब 0.5r। ठीक है, स्टार्ट करें निकालना। चलो सबसे पहले A पॉइंट पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप ऐसे कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। याद रखना है ये कि जब कभी भी किसी का हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है या फिर कंडक्टिंग शेल है, अगर आप उस पर चार्ज दे रहे हैं तो सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे चार्ज का। तो चार्ज का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो अगर ये प्लस चार्ज है, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था, अगर प्लस चार्ज है तो जस्ट सामने वाले सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस वाले सरफेस पे भाई साहब आपका माइनस चार्ज आएगा, थोड़ा सा बेटा के यहां बनाता हूं, यहां पे आपका -Q चार्ज, ठीक है। और बाहर वाले सरफेस पे इसी का जस्ट उल्टा जाता है, +Q चार्ज। तो बाहर वाले सरफेस पे आपका +Q चार्ज इस तरीके से रिसाइड्स हो जाएगा। कितना चार्ज, +Q चार्ज, और एक्स्ट्रा हमने Q चार्ज दिया है तो वो सरफेस पे ही जाएगा। तो टोटल चार्ज सरफेस पे कितना हो गया, टोटल चार्ज हमारा सरफेस पे हो जाएगा 2Q। तो इस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया कि अगर मैं बाहर से भी चार्ज दूंगा अगर इस कंडक्टर को, तो बाहर से अगर चार्ज देंगे Q, सेंटर में भी चार्ज रखेंगे Q, तो सेंटर पे चार्ज Q होगा, अंदर वाले सरफेस पे -Q होगा, और बाहर वाले सरफेस पे 2Q चार्ज होगा। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं A पॉइंट पर, तो क्या करें, A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, है ना, सीधा सीधा क्या करें, अब देखो ना, ये अगर माइनस चार्ज है इसके सरफेस पर, तो एक शेल की तरह नहीं लग रहा कि माइनस चार्ज, -Q चार्ज का एक शेल हो गया। शेल का मतलब क्या होता है, सरफेस पे तो चार्ज होता है,
है ना। तो ऐसा नहीं लग रहा, अगर आप इस मटेरियल को भूल जाए, अगर इस मटेरियल को भूल जाएंगे तो ऐसा क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये तो सर एक चार्ज सेंटर में रखा है और दो स्फेरिकल शेल जो है, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 2r है। अंदर वाला स्फेरिकल शेल पर नेगेटिव चार्ज है और बाहर वाले स्फेरिकल शेल पर +2q चार्ज है। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप इस तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन करने पर आपको ये पता चलेगा कि एक स्फेरिकल शेल की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी एक स्फेरिकल शेल की तरह एक्ट कर रहा है, बशर्ते अंतर इस बात का है कि ये वाला शेल जो है -q चार्ज के शेल की तरह एक्ट कर रहा है और ये +2q चार्ज के शेल की तरह एक्ट कर रहा है और इन दोनों के सेंटर पर एक +q चार्ज रखा है। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तो शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना आता है। तो करना क्या है, सबसे पहले जब कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करो और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद चार्जेस सरफेस पर ही आएगा और जब सरफेस पर चार्ज आएगा तो उसको शेल मानते हुए अलग अलग सॉल्व करो। मतलब इस पॉइंट पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा बाहर वाले पॉइंट पर, तो इस वाले शेल के कारण भी निकालूंगा, चार्ज का साइन रखते हुए निकालेंगे तो अपने आप डायरेक्शन वाइज आ जाएगा, है ना। तो चार्ज का साइन रखेंगे तो इस वाले शेल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस वाले चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इस वाले शेल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। चलो एक निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं बोलूं बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट द पॉइंट ए, तो सबसे पहली बात इस पॉइंट चार्ज के कारण निकालो। अब बताओ ना, ये पॉइंट चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, 3r डिस्टेंस पर। तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखने वाले हैं, K कैपिटल Q अपॉन कितना 3r का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इस माइनस चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। अब सोचो ना, इस माइनस शेल के कारण ये पॉइंट तो बाहर है और बाहर पॉइंट होता है तो हम टोटल चार्ज को कहां मानते हैं, सेंटर पर मानते हैं। टोटल चार्ज को सेंटर पर मानेंगे, टोटल चार्ज इस पे क्या है, इस वाले शेल पर -q चार्ज है, तो क्या लिखेंगे -q, माइनस साइन लगाएंगे, kq अपॉन में कितना डिस्टेंस, अगेन 3r का होल स्क्वायर। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो इस बड़े वाले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका बाकी है। इस बड़े वाले सरफेस के बाहर है पॉइंट ए, इस वक्त बड़े वाले स्फेरिकल शेल के भी बाहर है ये पॉइंट ए। तो क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे आप प्लस में k इंटू 2q अपॉन में कितना डिस्टेंस, 3r का होल स्क्वायर। 3r का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। बहुत अच्छे से देखो तो ये और ये कट गया ना, ये कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए आपका कितना आ जाएगा, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 2kq अपॉन में 9r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है, ठीक है। अच्छा, ये तो ए पॉइंट पर। अब बारी आती है बी पॉइंट की। बी पॉइंट अब देखो, बी पॉइंट पे देखो, पॉइंट चार्ज के कारण तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस शेल के कारण देखना है। अब सोचो ना, ये बी पॉइंट इस शेल के अंदर है या बाहर है, ऑब्वियस सी बात है इस शेल के बाहर है, लेकिन इस वाले शेल के अंदर है। तो अगर इस वाले शेल के अंदर है तो इस वाले शेल के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा यहां पर, लेकिन इस वाले शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। टोटल चार्ज सेंटर में मान के सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पॉइंट बाहर है, और अगर ये पॉइंट बाहर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट चार्ज को पकड़ते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड kq बाई कितना डिस्टेंस है ये 3r/2, तो कितना लिखेंगे 3r/2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इस चार्ज के कारण, इस शेल के कारण निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, माइनस में kq अगेन वो 3r/2 का होल स्क्वायर, है ना भाई। फिर उसके बाद अब बड़े वाले शेल के तो अंदर है वो पॉइंट, और अगर अंदर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये तो पढ़ा है मैंने। ध्यान से देखो, ये कट गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे 0 आ गया। अरे आना भी था इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्यों आना था, क्योंकि वो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर था। और मैं पहले बोल चुका हूं, वादा ले लिया है टीचर ने वादा ले लिया है कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 है। कुछ भी हो जाए कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। मटेरियल के अंदर, कैविटी नहीं बोल रहा हूं, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। मतलब जहां जहां मास होगा कंडक्टर का वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कतई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। चाहे तुम अंदर चार्ज रख दो, चाहे तुम बाहर चार्ज दे दो, चाहे पटक लो, चाहे फोड़ लो, चाहे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, कुछ भी कर दोगे, अंदर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। यहां से प्रूव भी हो रहा है और मैं कह भी रहा हूं, और कई तरीके से टीचर्स प्रूव करते हैं, है ना भाई। जहां से भी आप पढ़ते होंगे, जिस सोर्स से आप पढ़ते होंगे, आपके टीचर्स पढ़ाए जरूर होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाले पॉइंट पर, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। अब अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे आप, तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए सी पॉइंट कहां है। चार्ज के कारण तो ठीक है, सीधा लगा देंगे kq/r स्क्वायर। शेल के कारण देखिए सी पॉइंट कहां है,
ये वाला सी पॉइंट इस वाले शेल के भी अंदर है और इस वाले शेल के भी अंदर है, इस वाले शेल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो आएगा और इस वाले शेल के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। तो सीधा सीधा बचा ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे भाई, कितना है, क्या लिखेंगे, सीधा सीधा के क्यू अपॉन में r/2 का होल स्क्वायर। यस, फिर उसके बाद इसके अंदर है तो क्या लिखेंगे, जीरो। फिर उसके बाद इसके भी अंदर है तो फिर क्या लिखेंगे, जीरो। तो आंसर कितना आ जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, 4kq अपॉन में r स्क्वायर। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपका कितना है, 2kq अपॉन में 9r स्क्वायर। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4kq अपॉन में r स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब कभी भी चार्ज इस तरीके से हो तो आप शेल मान के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा आपसे पोटेंशियल भी पूछ सकता है। अब पोटेंशियल पूछेगा तो पोटेंशियल मान के कर लो यार। बस ये देख लो कि पोटेंशियल क्या होता है। कंडक्टिंग शेल के अंदर पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है ना, और अंदर वाले पॉइंट पे, सरफेस वाले पॉइंट पे, सेंटर वाले पॉइंट पे हर एक जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी और कितनी होगी, kq अपॉन में कैपिटल R, अगर r आपका रेडियस है। और बाहर वाले पॉइंट पे कुछ भी निकालो यार, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो चाहे पोटेंशियल निकालो, टोटल चार्ज को कहां मानना है, सेंटर पर। अगर टोटल चार्ज को सेंटर में मानेंगे तो बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल जाएगी, सिर्फ बाहर वाले पॉइंट पे। ठीक है, अंदर वाले पॉइंट पे ऐसा नहीं करते हैं। अंदर वाले पॉइंट का एक रूल है, सिर्फ अगर तुम्हारा पॉइंट तुम्हारा बाहर है तो टोटल चार्ज को सेंटर पे मान सकते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग की अगर किसी प्लेट को अर्थ कर दिया जाता है तो किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, या किसी प्लेट को अगर चार्ज देंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्लेट के सामने प्लेट रख देंगे तो क्या होगा, कई प्लेट्स लगा देंगे उसको अर्थ कर देंगे तो क्या होगा। तो इस तरीके से इस तरीके के प्रॉब्लम धीरे धीरे आगे वीडियो में लेते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू वेरी मच।